जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल भस्म तथा लवण इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि 3 खनिज अम्लों के सूत्र लिखें, यानी कि 3 हमें खनिज अम्ल होता है उसका सूत्र लिखना है। तो पहला लिखेंगे तो ये रहा HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। दूसरा हो जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तीसरा है H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल। तो ये सभी अम्ल के ही नाम है, तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखें। तो देख सकते हैं कि कार्बनिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा H2CO3। ये रहा कार्बनिक अम्ल का सूत्र। प्रश्न है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, यानी कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि एसिटिक अम्ल, यानी कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न है कि बैटरी अम्ल क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बैटरी अम्ल वास्तव में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका कि अनुसूत्र H2SO4 होता है और यह पानी का मिश्रण होता है। यानी कि बैटरी अम्ल है वह सल्फ्यूरिक अम्ल और पानी का मिश्रण से बना होता है, जो आमतौर पर 30 से 50% सांद्रता में लेड एसिड बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कि उसमें डाला जाता है। जैसे कि देखे होंगे कि बैटरियों में जो डाला जाता है वह यही होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। 5 नंबर प्रश्न है कि उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। उस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक एक उदाहरण दे। हमें इन तीनों का एक एक उदाहरण देना है। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे कि ये रहा सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण। तो इसका हमें उदाहरण देना था। तो सामान्य लवण का हो जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, फिर हो जाएगा KCl पोटेशियम क्लोराइड, इस तरीके से Na2SO4 KNO3, ये सभी इसके उदाहरण हो जाएंगे। फिर अम्लीय लवण का लिखेंगे कि NaHSO4, फिर दूसरा हो जाएगा Na2HPO4। फिर भास्मिक लवण का उदाहरण लिखेंगे तो हो जाएगा कि PbOH ग्रुप NO3, दूसरा हो जाएगा कि BaOH ग्रुप Cl, और तीसरा उदाहरण हो जाएगा कि BiOH ग्रुप 2Cl। तो इस तरीके से इन सभी का उदाहरण आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है या फिर भास्मिक। हमें इन दोनों में से ही बताना है कि इसका जलीय विलयन जो होगा वह कैसा होगा। तो लिखेंगे कि इसका जलीय विलयन वह अम्लीय होगा। प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये रहा सोडियम कार्बोनेट, और इसको जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है, और तथा इधर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह वायुमंडल में चला जाएगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और साथ में जल का भी निर्माण होता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे गैस पूछ रहा था, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। और देख सकते हैं कि यह समीकरण है वो आप लोगों को संतुलित करके दिया गया है। तो देख सकते हैं कि इसका समीकरण भी आप लोग लिख भी सकते हैं। प्रश्न है कि NH4Cl के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। 10 नंबर प्रश्न है कि गृह निर्मित किन्हीं 2 सूचकों के नाम बताएं। यानी कि हमें ऐसे सूचक का नाम बताना है जो कि हम लोगों के घर में निर्माण होता है। तो देखेंगे तो पहला हो जाएगा हल्दी, दूसरा हो जाएगा लाल गोभी का पत्ता, फिर तीसरा हो जाएगा चुकंदर। जो जितने लोग भी किसान होंगे उनको तो पता ही होगा कि ये सभी फसलें हैं जो कि वे लोग अपने आसपास के खेत में ही उगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये गृह निर्मित के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न है कि 2 रंगीन पदार्थों यानी कि सूचकों के नाम बताएं जो किसी अज्ञात द्रव के क्षारीय व अम्लीय प्रकृति बताने में सक्षम हो। तो देखेंगे तो पहला हो जाएगा फिनाफ्थेलीन और दूसरा हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। प्रश्न है कि किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं।
इसका उत्तर लिखेंगे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका अनुसूत्र होता है NH4OH। यदि आप लोग इसका अनुसूत्र लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है और इसको हमें पूरा करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्ता है यानी कि Zn, वह H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब ये अभिक्रिया कर रहा है तो इस प्रकार देख सकते हैं कि इधर ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट का निर्माण कर रहा है और साथ में H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस है, वह तीर ऊपर की ओर दिया गया है यानी कि ये वायुमंडल में चला जाएगा। दूसरा समीकरण देखेंगे कि FeF यानी कि फेरस है, वह HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड का निर्माण कर रहा है और साथ में इसमें भी H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस है, वह वायुमंडल में चला जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों जो समीकरण दिया गया है वो आप लोगों को संतुलित करके दिया गया है, इसमें आप लोगों को किसी प्रकार का संतुलित करने का आवश्यकता नहीं है। प्रश्न है कि यदि विलयन का pH मान 3 है तो विलयन की प्रकृति क्या होगी। इसका उत्तर लिखेंगे कि विलयन है वह अम्लीय होगा। प्रश्न है कि pH मान 6 तथा pH मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन होगा, यानी कि 6 वाला अधिक अम्लीय होगा या फिर 2 वाला। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि pH मान 2 का होगा वह सबसे अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो उसकी अम्लीयता है वह धीरे धीरे कमता जाता है। और आप लोग बताइए कि यदि किसी विलयन का pH मान 7 है तो वह अम्लीय होगा या फिर क्षारीय। प्रश्न है कि क्या pH मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होंगे। इसका उत्तर लिखेंगे कि हाँ, यह अधिक भास्मिक होगा। निम्नांकित में अम्लीय लवण, भास्मिक लवण तथा उदासीन लवण को चुने। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका अनुसूत्र भी दिया गया है और इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा अम्लीय लवण, कौन सा भास्मिक लवण और कौन सा उदासीन लवण है। तो आप लोग देखेंगे कि अम्लीय लवण में हो जाएगा NaHSO4, ये भास्मिक लवण में हो जाएगा कि PbOH ग्रुप NO3 और उदासीन लवण में हो जाएगा NaCl। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से हमें ये दो समीकरण दिया गया है और इसको हमें पूर्ण करना है। तो आप लोग देखेंगे कि इस समीकरण को हमें पूर्ण करना है, यानी कि संतुलित भी साथ में करके दिया गया है। आप लोगों को इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट समीकरण है इसको 2 स्टेप में बनाया गया है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में इसके आगे 2 लगाया गया है ताकि इसे संतुलित किया जा सके। और इसके बाद देख सकते हैं कि इसके बाद इसको संतुलित करने के लिए इस प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पर Na2ZnO प्लस H2 इस प्रकार से यह संतुलित हो जाता है। उसके बाद दूसरा समीकरण को देखेंगे तो इसके आगे यहाँ पे 2 लगा दिया गया है ताकि यह समीकरण है वो एक बार में ही संतुलित हो चुका है। तो इस तरीके से यह समीकरण भी संतुलित यहाँ पे करके आप लोगों को दिया गया है। और यदि आप लोगों को समीकरण संतुलित करने नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग भी सीख जाएंगे कि कैसे किसी भी समीकरण को संतुलित किया जाता है। प्रश्न है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है। तो आप लोग देखेंगे कि ये रहा जस्ता और इसके साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों की जब अभिक्रिया होती है तो देख सकते हैं कि जस्ता धातु है वो हाइड्रोजन के यहाँ से हटा देता है। तो इस प्रकार से ये बनाता है कि ZnCl यानी कि जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस है वह वायुमंडल में चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पे तीर चिन्ह है वह ऊपर की ओर दिया गया है। तो इस प्रकार से जो विस्थापित होता है धातु वो हाइड्रोजन हो जाएगा। प्रश्न है कि एक सूचक का नाम बताएं जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता के स्तर को बताने में सक्षम हो। इसका उत्तर लिखेंगे कि ये हो जाएगा लिटमस पत्र, जो कि उसी के द्वारा ही पता चलता है। प्रश्न है कि प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है, इसके जलीय विलयन में फिनाइल्फ्थलीन सूचक का एक बूंद डालने से
विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है, तो विलयन किस प्रकार की प्रकृति का है, यानी कि विलयन का प्रकृति कैसा है। इसका उत्तर लिखेंगे कि विलयन की प्रकृति होगी वह क्षारीय होगा, यानी कि यह जो विलयन है वह क्षारीय है। प्रश्न है कि रवाकरण जल की अवस्था में वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा एवं तूतिया का रासायनिक सूत्र बताएं। तो धोने का सोडा का जो सूत्र होगा वह हो जाएगा NaHCO3 और तूतिया यानी कि इसको ही कॉपर सल्फेट बोला जाता है, तो इसका हो जाएगा CuSO4। तो इस प्रकार से आप लोग इसका अनुसूत्र लिख लेंगे। प्रश्न है कि क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं। तो इसका लिखेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, और जब इसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 को मिलाएंगे तो इधर देख सकते हैं कि Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट तथा जल का निर्माण होता है H2O यानी कि जल हो गया, और तथा साथ में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी उत्पत्ति होता है। तो हमसे यही पूछ रहा था कि इसको मिलाने पर क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम सल्फेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पत्ति होता है। प्रश्न है कि किसी विलयन में H+ जलीय आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के pH मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि उस विलयन का pH मान घटेगा, यानी कि उस विलयन का जो pH मान होता है वह घटता चला जाएगा। प्रश्न है कि वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण क्या कहलाते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि वे अनाद्र कहलाते हैं। प्रश्न है कि पौधों के संतोषजनक वृद्धि के लिए मिट्टी के pH का मान कितना होना चाहिए, यानी कि पौधा है वह अपने आप से वृद्धि कर सके, इसके लिए मिट्टी का जो pH मान है वह कितना होना चाहिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि 7 के आसपास, यानी कि 7 के आसपास का मतलब होता है कि ना ही वह ज्यादा अम्लीय और ना ही ज्यादा क्षारीय होना चाहिए, यानी कि वह लगभग उदासीन के बराबर होना चाहिए। प्रश्न है कि 2 सूचक का नाम लिखें। तो पहला सूचक हो जाएगा हल्दी, दूसरा हो जाएगा चुकंदर। ऐसे और भी चीजें हैं जो कि आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। प्रश्न है कि साधारण नमक में किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि KiO3 या फिर Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड, ये दोनों में से कोई भी एक चीज को मिलाकर बनाया जाता है। एक प्रस्वेद लवण का सूत्र लिखें। तो आप लोग देखेंगे तो ये रहा प्रस्वेद लवण, तो हो जाएगा CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। अब इसका लास्ट प्रश्न है कि अम्ल जल में क्या प्रदान करता है। उत्तर लिखेंगे कि अम्ल है वह जल में H+ आयन प्रदान करता है। यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं, तो मिलते हैं हम लोग फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।